हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज की इस सेशन के अंदर हम स्टार्ट करते हैं एक सीरीज़ जिसके अंदर हम पुराने PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो UGC नेट एग्जाम में पूछे गए हैं उनको सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे गाइस, हम एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस आपको सारे जो हैं वैलिड हैं और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। और जैसा कि हमें पता है ट्रेंड इन दिनों ये चल रहा है कि नॉर्मली जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर PYQ बेस्ड होता है हमारा पेपर, तो इन्हें एक बार कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो कि प्रशासन, नॉट दिस वर्ड इज़ द की टू एंड्योरिंग इन द ग्रेट सोसाइटी। ये जो इम्पॉर्टेंटली पहले ऐसे क्वेश्चंस आते थे जिसे हम स्टेटमेंट बेस्ड कहते हैं। जो स्टेटमेंट किसने दिया है, हु सेड इट, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है। यहाँ पर आपको अगर आंसर आता है तो आप बिल्कुल अपने मन में सोच सकते हैं क्या आंसर होगा इसका, और एक पेज में आप लिख सकते हैं जिससे आप अपने आप को खुद असेसमेंट दे सकते हैं। लेकिन इसका आंसर भी हम देखेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे। तो इसका आंसर है चार्ल्स ए बर्नार्ड। अब देखते हैं कैसे। तो इसका आंसर है 2। चार्ल्स ए बर्नार्ड ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन नॉट दिस वर्ड इज द की एंड्योरिंग द ग्रेट सोसाइटी, यानी कि प्रशासन जो है वो कोई एक तलवार नहीं, इस ग्रेट सोसाइटी यानी महान समाज में टिके रहने की एक, कहते हैं ना, की है, कुंजी है, ऐसा कहा था। तो ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ा इसकी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ देखेंगे। तो ये क्यों कहा और कौन थे चेस्टर आई बर्नार्ड, ए बर्नार्ड है तो इरविन बर्नार्ड। ये नवंबर 7, 1886 से जून 7, 1961 तक का इनका पीरियड है। ये अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव थे, जो अमेरिका में बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर थे। और साथ ही साथ चेस्टर आई बर्नार्ड जो थे वो ऑथर थे। पायनियरिंग वर्क इन्होंने लिखा मैनेजमेंट थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज़ का। तो इससे आपको चेस्टर आई बर्नार्ड का एक शॉर्ट सा एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा जिससे हेल्पफुल होगा आपको समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जब प्रशासन और राजनीति के अंदर जो सेपरेशन होता है, ठीक है, यानी कि जब इन दोनों में अंतर स्पष्ट होते हैं, हैड बिकम एन आउटवर्न क्रेडो। तो इसे आउटवर्न क्रेडो किसने कहा है, ये स्टेटमेंट है, इसे समझते हैं कि किसने कहा है। सबसे पहले तो ये आउटवर्न क्रेडो एक अपने आप में ऐसा वर्ड है जो कि थोड़ा सा नेगेटिव साउंड कर रहा है अपने आप में। तो देखिए, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे ज़्यादा सपोर्टर कौन है, वुड्रो विल्सन। यहाँ से तो हमें पता चलता है फ्रैंक जे गुडनाउ भी हैं और हर्बर्ट साइमन भी है। लेकिन ड्वाइट वाल्डो ने इस चीज़ का जो है पहले समर्थन नहीं किया था। तो हम जा सकते हैं ड्वाइट वाल्डो के साथ, और जाना भी चाहिए क्योंकि इसका आंसर ड्वाइट वाल्डो ही है। देखते हैं, ड्वाइट वाल्डो ने कहा था कि सेपरेशन बिटवीन, ये जो सेपरेशन हम करते हैं ना पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, ये अपने आप में एक आउटवर्न क्रेडो है। यानी कि वाल्डो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, इस चीज़ को पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी की बात करते हैं। इट इज़ अ थ्योरी। ये कौन सी थ्योरी है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन के डायकोटॉमी की, जिसमें हम विभाजन कर देते हैं दोनों के अंदर। कंस्ट्रक्ट्स द बाउंड्रीज, माने कि उस रेखा को कंस्ट्रक्ट करता है ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड असर्ट्स द नॉर्मेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्टेड ऑफिशियल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इसमें कहा गया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो चीज़ें जुड़ी हुई है, नॉर्मेटिव यानी कि जिनके अपने खुद के एक मानक होते हैं, वैसे रिलेशनशिप जो कि इलेक्टेड ऑफिशियल्स, जो लोग पॉलिटिशियंस होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप्स भी होते हैं, और ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसा होता ही है। क्लिफोर्ड ड्वाइट वाल्डो जो हैं वाज एन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, वो अमेरिका से थे। यहाँ पे थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एंड इट इज़ परहैप्स द डिफाइनिंग फिगर इन मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और आज के मॉडर्न यानी आधुनिक लोक प्रशासन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं। वाल्डोज करियर वाज ऑफन डायरेक्टेड अगेंस्ट अ साइंटिफिक टेक्निकल पोर्ट्रेयल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। हम जब भी वाल्डो के थॉट्स पढ़ते हैं हमें लगता है कि वो ब्यूरोक्रेसी का समर्थन नहीं करते हैं, वो टेक्निकल और साइंटिफिक चीज़ों के अगेंस्ट में बात करते हैं ना, हमें ऐसा लगता है। और यही चीज़ जो है वो गवर्नमेंट, मतलब ऐसा सजेस्ट होता है कि पब्लिक मैनेजमेंट को एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपोज करके पब्लिक मैनेजमेंट को, ये जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा सजेस्ट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इनके थॉट्स को पढ़कर हमें ऐसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रशासन के विज्ञान की बात करते हैं, वेदर
पब्लिक और प्राइवेट, वो कोई भी प्रशासन हो सकता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी प्रशासन हो, उसकी बात करते हैं तो बेसिक गुड इज एफिशिएंसी। उसमें बेसिक क्या आ जाता है? एफिशिएंसी, यानी कार्यक्षमता, दक्षता जो होती है वो। तो ये स्टेटमेंट जो है ये किसने दिया? आप देखिए, आप नॉर्मली 3 हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तीनों ही स्टेटमेंट बेस्ड हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है इन्हें एक बार देखना। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि इन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेदर पब्लिक और प्राइवेट, कि उसका जो बेस होगा, बेसिक गुड इज एफिशिएंसी ही रहेगा। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है? हम जाएंगे लूथर ग्युलिक के साथ। आपको आता है, आप इसके साथ साथ आंसर करते जाइए। देखिए, एक्सप्लेनेशन में भी लूथर ग्युलिक है। देखते हैं लूथर ग्युलिक जिन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे, हमें अच्छे से याद होना चाहिए। लूथर ग्युलिक जो है वो ये स्टेटमेंट देते हैं, इन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेदर पब्लिक और प्राइवेट बेसिक गुड इज एफिशिएंसी। जो लूथर हैस्ले गुलिक हैं वाज एन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट। इनका छोटा छोटा हमें इंट्रोडक्शन मिलते जा रहा है। प्रोफेसर थे ऑफ म्युनिसिपल साइंस के एंड एडमिनिस्ट्रेशन एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और डायरेक्टर किस चीज़ के थे? वो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंड वेल नोन एज एन एक्सपर्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। और वो ये मानते हैं कि बेसिक गुड एफिशिएंसी है, चाहे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का साइंस हो, कुछ भी हो, वो बेसिक मानते हैं, एफिशिएंसी, दक्षता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन अ ट्रायोलॉजी ऑफ पोस्ट बिहेवियर टेनेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रायोलॉजी। अब ट्रायोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। देखिए, ट्रायोलॉजी से हम पता चल रहा है ट्री यानी 3 काम तो इसमें जुड़े हुए होते ही हैं। 3 रिलेटेड वर्क, जो कि यूजली हम कह सकते हैं कि जैसे कि लिटरेचर होता है, एक फिल्म होती है और एक ड्रामा होता है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यही होता है ट्रायोलॉजी, वो वर्क्स जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उनकी एक कॉमन थीम होती है। ओके, कॉमन थीम पे काम करते हैं, वो वर्क होते हैं, ट्रायोलॉजी के अंदर आते हैं। यानी 3 पार्ट होते हैं और हमेशा कंटिन्यूटी बनी रहती है उनके अंदर, तो वो होता है ट्रायोलॉजी। तो इसमें से कहा गया है कि पोस्ट मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस चीज़ पर बेस्ड था? 3 तरह की ट्रायोलॉजी पर बेस्ड था। इसमें 3 तरह के काम आते थे। और पोस्ट बिहेवियर जो था, टेनेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखते हैं इनमें से कौन सा जो है ट्रायोलॉजी होती है, वो हम समझेंगे। तो इसका आंसर है 4, क्रिटिकल थ्योरी, फिनोमेनोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल थ्योरी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन से हम समझते हैं इस क्वेश्चन को कि पोस्ट मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो था, यानी कि जो बाद में, मतलब उत्तर जो हम कह सकते हैं आधुनिकवाद जो वाला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया था, एक था मॉडर्न, और जो मॉडर्न के बाद जिसमें चेंज करके आता है उसे कहते हैं पोस्ट मॉडर्न। जो पोस्ट मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस पर बेस्ड था? ऑन अ ट्रायोलॉजी, एक 3 तरह के रिलेशन टाइप के ट्रायोलॉजी पर बेस्ड था, ऑफ पोस्ट बिहेवियर टेनेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो किस पर था? पोस्ट बिहेवियर टेनेंट्स पर बेस्ड था। जैसे कि क्रिटिकल थ्योरी हम देख सकते हैं, फेनोमेनोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल थ्योरी फॉर्म्स द ट्रायोलॉजी। ये 3 मिलकर ट्रायोलॉजी बनती है। 3 तरह के सेम चीज़ तरीके के, एक कॉमन थीम थी इनकी। पोस्ट मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ठीक है, वो रेफर करता है टू द इनर वर्किंग्स ऑफ नियरली एवरी गवर्नमेंट एंटाइटी इज एग्जिस्टेंस। यानी कि जो पोस्ट मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस चीज़ के बात करता है? वो कहता है जो गवर्नमेंट के वर्क होते हैं, इनर वर्किंग्स ऑफ नियरली एवरी गवर्नमेंट एंटाइटी, किसी भी गवर्नमेंट की एंटाइटी का जो काम होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये पोस्ट मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नया सोचने का तरीका है, जो ट्रेडिशनल या ओल्ड स्टाइल जो होती है उससे बहुत अलग होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अलग होता है। ये मेनली किस बात पर फोकस करेगा? काम, जो अंदर के काम होते हैं, इनर वर्क्स जो होते हैं, फोकस करता है, जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर चलते हैं, जैसे पॉलिसी बनाना, लोगों के साथ कम्युनिकेशन और भी अलग अलग काम हो सकते हैं। तो ये ट्रायोलॉजी है जो ये 3 तरह के मेजर आइडियाज़, थॉट प्रोसेसेस हमें कह सकते हैं। क्रिटिकल थ्योरी क्या होती है? ये थ्योरी हमें ऐसा सिखाती है कि हमें सिस्टम को, पावर और स्ट्रक्चर को कैसे क्वेश्चन करना चाहिए। यानी कि क्रिटिकल होना बहुत अपने आप में अच्छा है। एक तरह से वो दिखाता है कि आप कितने रैशनल हो, ठीक है, आप में क्वेश्चन करने की सिस्टम को क्षमता कितनी है, ठीक है, आप सवाल उठा सकते हो क्या, ठीक है। तो ये थ्योरी हमें सिखाती है कि हमें सिस्टम के पावर के स्ट्रक्चर्स को
इंस्टीट्यूशंस को कैसे क्वेश्चन करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि अथॉरिटी किस तरह से लोगों को अफेक्ट करती है। यानी कि मान लीजिए एक अथॉरिटी है, लोगों पर उसका कैसे प्रभाव पड़ता है, क्रिटिकल होकर सोचना चाहिए। ये जो थ्योरी है वो समाज में पावर का मिसयूज़ कैसे होता है, ये हमें इस चीज़ पर रोशनी डालती है, इस बात को बताती है कि समाज में जो पावर है आज उसका मिसयूज़ कैसे हो रहा है। हम इस चीज़ को अपनी एनालिटिकल प्रोसेस से समझते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गई क्रिटिकल थ्योरी क्या होती है। सबसे पहली बात इसी चीज़ की गई है। अब हम समझते हैं फेनोमेनोलॉजी क्या होती है। तो इसका मतलब है जो लोग हैं वो चीज़ों को कैसे फील करते हैं, अपने एक्सपीरियंस, फेनोमेनोलॉजी उनकी कैसी है, अपने एक्सपीरियंस को कैसे फील करते हैं। इस थ्योरी में पब्लिक जो है वो मतलब हम कह सकते हैं कि इस थ्योरी में हम कह सकते हैं पब्लिक के एक्सपीरियंस को, उनके व्यू पॉइंट को समझना या इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कैसे समझें उनको। So the idea of public administration is broad enough to encompasses all government positions that affect the public. Members of public administration come in different forms and quantities. अलग अलग तरीके से आते हैं। When understanding the थ्योरी ऑफ पोस्ट मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम डिफ्रेंशिएशन करें बिटवीन पोस्ट मॉडर्न थ्योरी एंड पोस्ट मॉडर्न एरा के अंदर, एज वेल एज बीइंग एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन पोस्ट मॉडर्निटी पीरियड ऑफ टाइम इन पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी एंड फिलोसफी। अब देखिए ये किताबी जो भाषा है, इससे परे हट के हम थोड़ा सा और प्रैक्टिकल होकर समझते हैं। जैसे हमने क्रिटिकल थ्योरी को समझा और हमने फेनोमेनोलॉजी को समझा, वैसे ही अब हम समझते हैं स्ट्रक्चरल थ्योरी क्या होती है। स्ट्रक्चरल थ्योरी ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, उसके रूल्स ये कैसे होंगे और किस तरीके से उसके रोल्स होंगे, ठीक है, वो किस तरीके से डिज़ाइन होंगे, ये सब बताता है और वो कैसे काम करते हैं। इसमें किस चीज़ पर फोकस किया जाता है, सिस्टम किस तरह से लोगों को शेप करता है, सिस्टम अपने आप के अंदर लोगों को कैसे शेप करता है, ये बात करता है स्ट्रक्चर थ्योरी। तो ये हमने इन तीनों के अंदर एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग समझी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेन एंड गॉस कंटेंटेड दैट पब्लिकनेस एंड प्राइवेटनेस इन सोसाइटी आर कंप्राइज्ड ऑफ 3 डायमेंशन। बेन और जो गॉस हैं वो मानते हैं, बेन और गॉस क्या मानते हैं कि पब्लिकनेस एंड प्राइवेटनेस जो है सोसाइटी के अंदर, वो किन 3 चीज़ों से कंप्राइज्ड होती है। डायमेंशंस क्या हैं, तो क्या हैं उसके डायमेंशंस, वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो एजेंसी, इंटरेस्ट एंड एक्सेस हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बेन एंड गॉस कंटेंटेड दैट पब्लिकनेस एंड प्राइवेटनेस इन सोसाइटी कंप्राइज्ड ऑफ 3 डायमेंशन, 3 तरीके से बने हैं। बेन और गॉस ये बताते हैं, फिर वो अपनी फर्दर एक्सप्लेनेशन भी देंगे। लेकिन बेन और गॉस 1983 में थ्योरीज पब्लिकनेस और बेस्ड डायमेंशंस की बात करते हैं, जिसमें एक्सेस, एजेंसी एंड इंटरेस्ट की बात वो बताते हैं अपनी बुक में। एक्सेस इज डिफाइंड एज, देखिए मेरी हैबिट है कि मैं ये जो वर्ड्स होते हैं इनको सिंप्लीफाइड करके जो मुझे खुद को समझ में आए वैसे मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। तो एक एक वर्ड की ओर चलते हैं। सबसे पहले एक्सेस की बात करते हैं। क्या होता है एक्सेस, हम देखते हैं पहुँच, आपकी एक्सेस क्या है, आपकी पहुँच क्या है, ठीक है, ये क्या होती है, ये पहुँच, पहले ये समझते हैं। इसका मतलब है कि लोगों जो किसी जगह तक फिजिकली और प्रैक्टिकली पहुँच सके और उस जगह पर वो एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचना, उनकी पहुँच, उनको एक्सेस कितना मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे, अगर कोई पब्लिक पार्क है, मान लीजिए कोई पब्लिक पार्क है, ठीक है, तो हर किसी को वहाँ आने की आज़ादी है, कोई भी जा सकता है, आप सुबह भी जा सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, प्लेस का एक्सेस मिल रहा है आपको। और अगर वहाँ योगा क्लास हो रही है तो चाहे तो लोग उसमें शामिल भी हो सकते हैं, जो कि एक एक्टिविटी का एक्सेस है, ठीक है, तो ये एक्सेस उन्हें मिल रहा है, तो वहाँ जाकर पार्टिसिपेट करना, तो इसे हमने एक पब्लिक पार्क के एग्जाम्पल से समझा। अब हम समझते हैं कि एजेंसी क्या होती है, ठीक है। एजेंसी मतलब होता है नियंत्रण या निर्णय की ताकत, कोई एक ऐसी एजेंसी जिसका कंट्रोल हो अपने आप पे। तो इसका मतलब है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, किस एजेंसी के पास है, जहाँ पर निर्णय निर्माण कर सकती है, निर्णय ले सकती है, वो पावर किसके पास है, राइट। तो क्या पब्लिक के पास कंट्रोल और फैसला लेने की एबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं है। डिसाइड करने की क्या कर रही है, तो नॉर्मली डिसीजन कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है, पब्लिक तो बस अपना ओपिनियन दे सकती है। तो इसका मतलब है कि क्या डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, पता करना।
तो इसका मतलब यही पता करना कि वास्तव में पब्लिक कंट्रोल कर रही है हर चीज़ को या सिर्फ बस एक दिखावा है और अथॉरिटी ही डिसाइड करती है हर चीज़ को। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर एक कम्युनिटी का सेंटर है, मतलब बन रहा है, कोई भी सेंटर बन रहा है, तो क्या लोकल लोग उस डिज़ाइन और उसके डिसीजंस में पार्ट ले सकते हैं? मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो क्या लोग कह सकते हैं गवर्नमेंट को ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए? तो नहीं ले सकते। ऐसा माना जा सकता है कि क्वेश्चन एक अराइज होता है यहाँ पर, राइट। अब हम देखते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। ये समझा हमने, एजेंसी समझी, अब इंटरेस्ट समझते हैं। ओके, इंटरेस्ट मतलब होता है हितधारक या लाभार्थी, जो फायदा मतलब जिसे मिलता है। इसका मतलब है कि जो डिसीजन लिया जा रहा है, एक्शन हो रहा है, कोई प्लांट हो रहा है डिसीजन, तो क्या उससे लोगों को फायदा पहुंच रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है? इंटरेस्ट है, किसको हो रहा है फायदा, किसको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। पब्लिकनेस तो होगी जब डिसीजंस का बेनिफिट आम लोगों को मिले, यानी कि पब्लिकनेस कब होगी? जब डिसीजन का बेनिफिट आम लोगों को मिले, यानी नॉर्मल लोगों को मिले, ठीक है, और ना कि सिर्फ किसी प्राइवेट ग्रुप को मिले, तो वो एलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कोई पॉलिसी बन रही है तो जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट उसमें प्रोटेक्टेड है या नहीं है, ये पता करना, यही इंटरेस्ट की बात बताता है। बैन एंड गॉस इसी चीज़ की बात करते हैं। एजेंसी रेफर्स टू द लोकस ऑफ द कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, प्रेजेंट द इंटरेस्ट रेफर्स, इंटरेस्ट किसको रेफर करता है? टारगेटेड बेनिफिशियरीज, एक्शन एंड डिसीजन। इसी चीज़ को मैंने आपको बहुत ईजी वे में समझाया है। ओके गाइज, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन को भी बहुत इजी वे में समझते हैं, कभी कभी एक्सप्लेनेशन भी हम लोग नहीं समझ पाते क्योंकि वो इतनी डीप होती है। ओके, अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले करते हैं इसको। पब्लिक मैनेजमेंट इज द मर्जर ऑफ नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट। हु सेड इट? किसने इस चीज़ को कहा है? तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि पब्लिक मैनेजमेंट इज द मर्जर ऑफ नॉर्मेटिव यानी ट्रेडिशनल मानक स्थापित वाले ओरिएंटेशन और ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट है। तो ये कहते हैं पेरी एंड क्रैमर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन से इसको हम बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट किन की है? पेरी एंड क्रैमर की है। पब्लिक मैनेजमेंट इज द मर्जर ऑफ नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन और जनरल मैनेजमेंट, क्योंकि जो नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन होता है, नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन का मतलब है वैल्यूज़, ठीक है। जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे वैल्यूज़ यानी एथिक्स, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, ये सब वैल्यूज़ होती है। लॉयल्टी, ये जो जितनी इंटरेस्ट की होती है, सर्विस टू पीपल, इन सबको कहते हैं नॉर्मेटिव, मतलब यानी मूल्य आधारित ओरिएंटेशन। पहले तो हमने समझा नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन क्या होती है। क्वेश्चन के जब एक एक वर्ड को हम समझते हैं ना, तो क्या होता है, हमें आराम से उस चीज़ को समझ में आने लग जाते हैं। तो नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन समझ लिया, अब हम ट्रेडिशनल समझ लेते हैं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। ये क्या होता है? ये जनरल मैनेजमेंट होता है, यानी कि जनरल मैनेजमेंट जो हमने वर्ड पढ़ा है वो होता है, यानी प्राइवेट सेक्टर स्टाइल में ज़्यादा जोर होता है। जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिसमें बात करते हैं अच्छे रिजल्ट्स आए, अच्छी एफिशिएंसी आए, इन सब की बात की जाती है। अच्छी टेक्निक्स हो, ठीक है, इन सब की बात की जाती है इसमें, और परफॉर्मेंस पर जोर दिया जाता है। ये है एक जनरल मैनेजमेंट, जिसे हम इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन भी कहते हैं। तो इसका मतलब एक औजार, एक तरीके से उपाय आधारित ओरिएंटेशन हमारा। अब पब्लिक मैनेजमेंट क्या होता है ये भी समझते हैं, जो कि कौन बात करता है, जिसकी मर्ज की, दोनों को मिलाने की बात कौन करते हैं? पेरी और क्रैमर करते हैं। मर्ज मतलब होता है किसी चीज़ का मिश्रण, जिसे हम कहते हैं ना एक तरीके से मर्ज करना, मिला देना, यानी पुराने प्रशासन की वैल्यूज़ को, ध्यान से सुनिएगा, पुराने प्रशासन की वैल्यूज़ यानी नॉर्म्स को मॉडर्न मैनेजमेंट के टूल्स के साथ मिला देना, इन टेक्निक्स को, ये दोनों मिलाया जब जाता है तब क्या बनता है? एक बढ़िया पब्लिक मैनेजमेंट बनता है। तो पब्लिक मैनेजमेंट एक ऐसा सब डिसिप्लिन बन चुका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो हम
पढ़ सकते हैं हमारे मास्टर्स के अंदर आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो ये सब तो ऐसा दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको इसकी बेसिक्स समझाए हैं, जनरल मैनेजमेंट और इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट एंड ट्रेडिशनल पब्लिक मैनेजमेंट क्या होता है। एक फिर से एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैन। हम आज मैन के ऑर्गेनाइजेशन एज में रहते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड सेड इट, किसने कहा था ये? तो ये स्टेटमेंट है W.H. वाइट की। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। वाइट यहाँ कहना चाहते हैं कि आज का जो एक इंसान है वो एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल मैन बन चुका है। यानी कि जो व्यक्ति किसी बड़ी कंपनी या संस्था का हिस्सा बनकर जीता है, ठीक है, किसका हिस्सा बनकर? बड़ी कंपनी का या किसी संस्था का हिस्सा बनकर वो जीता है। कंपनी या संस्था का जो जब वो हिस्सा बन जाता है वही उसकी पहचान, सोच और फैसले, उसी को वो सब कुछ किससे जुड़े हुए होते हैं? उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हैं बाद में। ऐसा कौन कहते हैं? W.H. वाइट कहते हैं। बाद में वे ये भी कहते हैं कि जब वो स्टडी करते हैं तो वो बताते हैं इस चीज़ में कि उन्होंने बड़े CEOs जैसे फोर्ड और जनरल इलेक्ट्रिक के लीडर से बात की थी। जब उन्होंने अपना इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे, तब उन्होंने बड़े बड़े लोगों से बात की थी। यहाँ पे दिया हुआ है किन से बात की थी। तो उसमें ऐसा था कि उन्होंने देखा कि लोग आजकल सोचने लगे हैं, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन ज़्यादा सही होते हैं, इसलिए इंडिविजुअल आइडिया से बेटर है कि हम किस चीज़ को फॉलो करें, ऑर्गेनाइजेशन को। वो ऐसा सोचने लगे थे बाद में जब उन्होंने बात की, तब ऐसा लोगों को लगता है कि कहते हैं ना कि पहले और आज के अंतर क्या आया है, बदला क्या है, बदली क्या क्या चीज़ें हैं। तो ओल्ड टाइम में देखें और नाउ के समय में आज हम देखें तो क्या बदला है। तो पहले लोग बहुत ज़्यादा फ्रीडम, जो लोग अपनी क्रिएटिविटी और फ्रीडम को इम्पोर्टेंस देते थे। पहले के लोग वो बहुत क्रिएटिव होते थे, उनके पास फ्रीडम होती थी। आज लोग जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और टीम वर्क को फॉलो कर रहे हैं और मतलब एक तरीके से समझते हैं कि ठीक है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेटर है। मैं क्या सोचता हूँ को पहले इम्पोर्टेंट दी जाती थी कि मैं क्या सोचता हूँ। अब था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है वैसा हम करेंगे। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन हावी हो चुका है, इसीलिए जो है वाइट कहते हैं कि जो मैन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन मैन बनकर रह चुका है। जब इंसान सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जीता है, वो अपने आइडियाज़ और ड्रीम्स को छोटा कर देता है, उससे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन की सेवा करना ही सेफ और सही है, उसी में उसका फ़ायदा है, तब फिर वो उसी को सर्व करता है। ठीक है, तो ये इसी में दिया गया है। एक्सटेंसिव इंटरव्यूज़ बताए और अ की पॉइंट वाज मेड, पीपल बिकेम कन्विंस्ड हो जाते हैं। मतलब होता है ना कि हम किसी चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं ग्रुप्स ऑफ पीपल के डिसीजन से। ओके, देन इंडिविजुअल एंड द सर्विंग ऑर्गेनाइजेशन बिकम लोकली प्रिफरेबल एंड एडवांसिंग वंस इंडिविजुअल क्रिएटिविटी को यहाँ ख़त्म कर दिया जाता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। असरेशन दिया हुआ है जो है, ओपन मॉडल थ्योरिस्ट डिसलाइक द रिजिडिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड एंटी ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ ब्यूरोक्रेसी। और इसका कारण दिया गया है, कथन का जो कारण है वो कि क्लोज्ड मॉडल थ्योरिस्ट कंसिडर ऑर्गेनाइजेशन एज अ फ्लूइड नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो चलिए पहले तो समझते हैं कि क्या है इसका आंसर। आप बताइए अगर आपको आता है तो। पहले हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे, उसके बाद हम इसे समझेंगे। वैसे इसका आंसर 3rd होना चाहिए, ठीक है। या आंसर इज 3, A is true but R is false। समझते हैं। ओपन मॉडल थ्योरिस्ट डिसलाइक रिजिडिटी, एंटी ह्यूमनिस्टिक ब्यूरोक्रेसी, क्लोज मॉडल इज ऑल्सो नॉन एज ब्यूरोक्रेटिक हायरार्किकल। ये सब ठीक है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन हम अपने ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले बात की गई है कि जो ओपन मॉडल होते हैं, क्या होते हैं ओपन मॉडल वाले थिंकर? वैसे वो होते हैं जो ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है, यानी कि सरकारी तंत्र या बंद सिस्टम, जो क्लोज सिस्टम होता है उसको पसंद नहीं करते। ओपन से आपको पता चल जाना चाहिए आप किस माइंडसेट के हैं, ओपन माइंडसेट के। आपको कंजर्वेटिज्म, ये सब रूढ़िवादिताएं पसंद नहीं है, यानी बंद सिस्टम, आप बंद रहना पसंद नहीं करते हैं, आपको ऐसे दब के नहीं रहना है, ठीक है, रिजिड नहीं होना है। तो आप लोग बहुत ओपननेस है, आप में बहुत ऐसे है कि आप पब्लिक फेस कर सकते हैं। तो वो जो लोग होते हैं, जो ओपन माइंडेड मॉडल के लोग होते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी यानी सरकारी तंत्र को, बंद सिस्टम, क्लोज सिस्टम को पसंद नहीं करते हैं, यानी कि ज़्यादा रिजिड होती है। वो मानते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होती है। ओके, रिजिड होती है और वास्तव में ज़्यादा रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है,
ऐसा वो मानते हैं। और वो मानते हैं कि इसमें इंसान के फीलिंग्स, नीड्स को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, इग्नोर द फीलिंग्स, इग्नोर फीलिंग्स, नीड्स, और किस चीज़ को, आपके इमोशंस को, इन सब चीज़ों को इसमें जो है ना इग्नोर कर दिया जाता है कि इंसान को वैल्यू नहीं दी जाती है, तो इस चीज़ को ये अच्छा नहीं मानते। तो वास्तव में बात सही है, तो एसरेशन बिल्कुल सही है। अब रीज़न को समझना है कि क्लोज्ड थिंकर्स जो होते हैं, थ्योरिस्ट हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को एक फ्लूइड नेटवर्क का स्ट्रक्चर मानते हैं। तो इसको हम समझते हैं कि ये बात गलत है, क्योंकि जो क्लोज्ड मॉडल होता है, क्लोज्ड मॉडल थ्योरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन की तरह देखते हैं। क्लोज्ड वाले मानते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक मशीन है। ठीक है, फॉर्मल, हायरार्की और रूल बेस्ड होता है, हर चीज़ रूल बेस्ड होती है। उनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, ना कि कोई फ्लूइड मतलब जो बहता रहता है, ऐसा नहीं। उनके लिए एक जो हायरार्की को मानते हैं, वो हर चीज़ को एकदम रिजिडिटी के साथ देखते हैं। ठीक है, फ्लूइड नेटवर्क स्ट्रक्चर तो ओपन मॉडल वाले मानते हैं कि हाँ भाई थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जब मन किया तब चेंज कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, फ्लूइड वाला, ओपन वालों का। तो यहाँ पर जो है आपका A/RS फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर हम PYQ को सबको समझे ना, तो हमें कभी भी PYQ सॉल्व करने में ना वो नहीं होगा कि ये है भगवान ये क्या है, हर चीज़ को समझ के करना चाहिए। फिर चाहे हम एक वीडियो के अंदर ओनली 10 PYQ ही सॉल्व करें, लेकिन उसमें भी हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहनी चाहिए। 9th क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहले ये 4 फैक्टर्स दिए गए हैं कि नेचर ऑफ वर्क, एज ऑफ एजेंसी, लीडरशिप एंड लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय ऑफ द एबव स्टेटेड फैक्टर्स। इनमें से कौन सा जो प्रिंसिपल है वो जो ऊपर दिए गए आपके जो फैक्टर्स हैं उनसे जो है वो रिलेट करता है। फैक्टर्स हैं हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड एंड अथॉरिटी। एक बार हम वो फैक्टर्स भी देख लेते हैं, जिसमें नेचर ऑफ वर्क है, एज ऑफ एजेंसी है, लीडरशिप एंड लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है। तो आपको बताना है इसमें से। उसका करेक्ट आंसर है स्पैन ऑफ कंट्रोल। पहले से समझ लेते हैं कि क्या है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि एक मैनेजर या सुपरवाइजर, एक मैनेजर है, एक सुपरवाइजर है, वो कितने सबऑर्डिनेट्स को अपने अंडर इफेक्टिवली कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है, कर सकता है, ये होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब ये किस बात पर डिपेंड करता है स्पैन ऑफ कंट्रोल? मोस्ट ऑफ द हायरार्की पे डिपेंड करता है। हायरार्की क्या होती है कि कितने लेवल्स होते हैं, टॉप टू बॉटम्स, ये हायरार्की है। टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक कितने लेवल्स हैं। ठीक है, ये इस चीज़ की बात करता है। यूनिटी ऑफ कमांड किस चीज़ की बात करता है? यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि हर एम्प्लॉय को एक ही बॉस होगा, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड, हर एम्प्लॉय का एक आदेश, उसको जो ऑर्डर मिल रहे हैं उसको वो टॉप से मिलने चाहिए और एक ही व्यक्ति देगा। इससे क्या होता है, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होता है। फिर अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी, मैनेजर के पास डिसीजन लेने का अधिकार मिलता है मैनेजर को कि कैसे डिसीजन लिया जाता है। और स्पैन ऑफ कंट्रोल वही कि एक मैनेजर कितने लोगों को डायरेक्टली सुपरवाइज करता है। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? स्पैन ऑफ कंट्रोल, इन्हें जो है यही प्रिंसिपल्स हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल इज रिलेटेड टू कंसेप्ट स्पैन ऑफ अटेंशन की बात करता है। द स्पैन ऑफ अटेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज लिमिटेड। लोगों का जो अटेंशन का जो स्कोप होता है, स्पैन होता है, वो बहुत लिमिटेड दायरा होता है, उसकी जुरिस्डिक्शन ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। ओके, एंड देयर आर लिमिट टू द रेंज ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी। मानव की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा नहीं है उसकी लिमिट, उसकी अटेंशन की। हाउएवर द ओपिनियंस ऑफ वेरियस राइटर्स डिफर्स। यहाँ पे अलग अलग राइटर्स के डिफर्स करते हैं, बदलते रहते हैं कि वो क्या मानते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल को। बट हमारे लिए तो यही इम्पॉर्टेंट है समझना कि स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ अटेंशन का क्या कनेक्शन है। तो एक आइडिया, मतलब ये जो स्पैन ऑफ कंट्रोल का है ना ये कॉन्सेप्ट, ये एक इस ऐसे आइडिया से जुड़ा हुआ है कि इंसान की अटेंशन और मेंटल कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है। यानी कि एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान हर एक समय पर सिर्फ कुछ ही लोगों को टास्क को पूरी तरीके से ध्यान से देख सकता है। तभी तो आपको पता होगा कि जैसे कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर होता है तो वो एक टाइम पर 4 ही लोगों को PhD करवा सकता है। फिर जैसे जैसे उसका क्षेत्र बढ़ता जाता है, उसकी प्रमोशन होती रहती है, तो उसके अंदर जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनकी भी जो नंबर्स ऑफ वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे प्रोफेसर जाने पर उसको 8 PhD स्कॉलर मिलते हैं, तो वैसे ही तो एक वक्त पे सिर्फ एक बार 4
ठीक है। तो इसके वजह से एक मैनेजर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय को कंट्रोल करेगा तो वो इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाएगा उसे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ कॉल्ड स्टाफ एजेंसी इट इज़ हर अल्टर ईगो। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इसे हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि किसने कहा था कि जो स्टाफ एजेंसी है ना, इट इज़ हर अल्टर ईगो है। किसका अल्टर ईगो है? तो अगर आपको याद है तो आप देखिए, वरना ये है फिफ्नर एंड प्रेस्थस का। पहले हम एक्सप्लेनेशन से इसे समझेंगे कैसे है फिफ्नर और प्रेस्थस का। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है लाइन एजेंसी और स्टाफ एजेंसी का, तो आपको पता होगा स्टाफ एजेंसी एक एडवाइजरी होता है। तो फिफ्नर और प्रेस्थस कहते हैं कि जो ये स्टाफ एजेंसी होती है ना, ये किसका अल्टर ईगो होता है? प्रेसिडेंट्स, लाइक ये उसमें वो एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव्स को मानते हैं ज़्यादातर। तो वो कहते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव का अल्टर ईगो होता है, क्योंकि वो उसका दूसरा रूप है जो उसकी मदद करता है। किन की मदद करता है? स्टाफ एजेंसीज, एक तरह से हम कह सकते हैं ना सलाहकार के रूप में उनका। तो वो उसका दूसरा रूप है जो उसकी मदद करता है, उसके लिए काम करता है, बट सामने नहीं आता है। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव का सामने नहीं आ सकते ना ये सब लोग, जैसे कोई मिनिस्टर हो गया, कोई सीईओ हो गया, इन सब की मदद तो करता है स्टाफ एजेंसी, बट सामने नहीं आता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट जो स्टाफ एजेंसी का काम है सपोर्ट करना रोल में, और जैसे कि कुछ सोचना, प्लान बनाना, एनालिसिस देना, एडवाइस देना, ठीक है। लेकिन वो लोग क्या है, डिसीज़न जो है ना नहीं लेते हैं, डिसीज़न नहीं लेते हैं, वो सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं। तो सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। स्टाफ एजेंसीज़ के फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो वो डिसीज़न मेकिंग पावर होती है उनके पास, निर्णय निर्माण की शक्ति, पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, वो तो सिर्फ मिनिस्टर्स का होता है। तो वो एनोनिमस रह के ही काम करते हैं। स्टाफ एजेंसी के मेंबर्स वगैरह एनोनिमस होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, जिनमें अनामता, वो अपना नाम कहीं भी नहीं दे सकते, अनामता का सिद्धांत फॉलो करते हैं। इंफॉर्मेटिव फंक्शंस होते हैं उनके, अलग होते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कई बार ऐसा कहा जाता है कि स्टाफ एजेंसी जो होती है ना, वो चीफ एग्जीक्यूटिव्स की छाया के तौर पे काम करती है, शैडो के तौर पे। ठीक है, सामने कभी नहीं आती, पीछे से सपोर्ट करती है, कुछ डिसीजन खुद नहीं लेती हैं, डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करती हैं। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि दे डू नॉट हैव अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस, दे डू नॉट कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ पीपल डायरेक्टली, द फंक्शंस एनोनिमसली, परफॉर्म इन्फॉर्मेटिव फंक्शंस, एडवाइसरी, सुपरवाइजरी। यही फिफ्नर और प्रेस्थस कहते हैं। ऑल्टर ईगो की बात करते हैं, स्टाफ एजेंसीज सेकेंडरी सपोर्ट फंक्शंस। तो आपने समझे, आज हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं इस वीडियो के अंदर। थैंक यू so much for watching this video.